हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो? होपफुली तो बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट या यूपीटेट एग्जाम की तैयारी? तो आपकी तैयारी तो बहुत ही बेहतर चल रही होगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम होने जा रहा है, उसमें जो मैथ पैथोलॉजी है, यानी जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, वो किस लेवल के आने वाले हैं। मतलब आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट जो है, जो होने जा रहा है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं कि नहीं हुए, कि लोग फालतू में अफवाहें उड़ा रहे हैं। मतलब मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो सीटेट होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन जस्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, या होने वाला है कि या किस दिन होगा, इन सारी बातों को मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। ये सारी चीजें समझ में तो आ ही जाएंगी, लेकिन आज आपका एक अप्रोच, मतलब आज जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। मतलब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीटेट हो रहा है, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन हैं, मतलब आपको पता है कि जो 15 नंबर के या 10 नंबर के जो पेडालॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, यानी 15 नंबर या 10 नंबर के जो पेडालॉजिकल क्वेश्चन आते हैं मैथ के, उनके बारे में आपको बताने वाला हूं कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे, उनका लेवल आप क्वेश्चन कैसे होगा। मतलब मैं आपको केवल आज 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं। मतलब इस वीडियो में मात्र मैं आपको 7 क्वेश्चन बताऊंगा मैथ के, जिनके माध्यम से आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि जो सीटेड होने जा रहा है, उसमें मैथ के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो सीटेड होने जा रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सारी बातों को जानने के बाद भी और बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए कुछ नहीं होगी। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत बेहतर लगेगी। अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कर देना यार मेरे। अगर आप टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए हैं, अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से, किसी भी टीचिंग एग्जाम से, मतलब अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, तब भी आप इजीली कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हम डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बेहतर लगेगी, ये मेरी आशा नहीं उम्मीद है और मेरे भरोसा है। चलिए, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हैं, सीटेड, यूपीटेड, रीट या केवीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इजीली कनेक्ट हो जाओ। मैं डे बाय डे वीडियो ला रहा हूं जब तक ये एग्जाम, अभी जैसे मान लीजिए आपको कि सीटेड होने जा रहा है, यूपीटेड होने जा रहा है, इन एग्जाम के लिए तो आप कनेक्ट हो ही सकते हो ना, है ना। तो मैं प्रॉपर सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, मतलब इनके क्वेश्चन में डेली पर डेली अपलोड कर रहा हूं। और मैंने जितने भी आज तक वीडियो दिए हुए हैं, सभी में हम प्रॉपर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो बार बार सीटेड में 100 टाइम रिपीट होते हैं, है ना। चाहे सीटेड की बात करें या फिर हम यूपीटेड की बात करें। चलो आज हम डिस्कस करें। देखो, पीपीटी बहुत बेहतर तरीके से बनी हुई है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आए या ना आए, लेकिन आपकी एक बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखो देखो, हमारी जहां तक की अप्रोच क्या रहती है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि हो सके तो मेरे यार नोट्स बनाते रहो, है ना। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि अगर आप खुद से थोड़ा नोट्स बनाओगे, जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, तो वहां पे जब आप पढ़ के जाते हो, तो आपका माइंडसेट अलग ही प्रकार का होता है ना। तब आप अच्छा खासा स्कोर करते हो। समझ मेरी बात को? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखो, लिखा हुआ है कि a systematic collection of students work samples and worksheets collected over a period progressing of time is referred to as। लिखा हुआ है कि एक दी गई समय, यानी एक समय दिया गया है, एक समय अवधि दी गई है, में एकत्रित किए गए बच्चों के कार्य के नमूने और वर्कशीट का सुव्यवस्थित संग्रहण कहलाता है। यानी एक समय सीमा दी गई है बच्चों को, मान लीजिए 6 महीने या 1 साल का जितना भी टाइम पीरियड दिया गया, कहने लगे कि जो है उस टाइम पीरियड के अंदर बच्चों ने जितने भी मॉडल्स बनाए हुए हैं, जितने भी नमूने बनाए हुए हैं, उनका एक कलेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, एक सत्र में बच्चा जब प्रवेश करता है, मान लीजिएगा, तो साल भर में उसको कितने मॉडल बनवाए गए, कितने नमूने बनवाए गए, कितने एक्सपेरिमेंट करवाए गए, इन सभी का संग्रहण करना, सभी को एक साथ कलेक्ट करना, इकट्ठा करना कि कितना चीज, कितनी मटेरियल जो है इस साल या इस टाइम पीरियड के दौरान कराए गए, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना। तो यहाँ पे क्या बताइए, किसको रूब्रिक्स बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं, जांच सूची बोलेंगे, अवलोकन सूची बोलेंगे। देखो, ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है कि नमूने जो मॉडल थे उनको इकट्ठा किया गया एक साथ, उसको बोला जा रहा था कि उसको क्या बोलते हैं, है ना। जांच सूची की यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही, ना ही रूब्रिक्स की बात हो रही है। देखो, जब नमूने या मॉडल्स को एक टाइम पीरियड के दौरान कलेक्शन करने का जो मैटर होता है, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, आपको इजीली याद आ जाएगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है ना। मतलब अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो क्वेश्चन आपको इजीली याद आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मॉक टेस्ट लगाओ, है ना। जितने आप ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और उतना ही ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे अच्छा खासा, है ना। तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो, हो सके तो स्क्रीनशॉट मार लेना अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, है ना, क्योंकि वो बहुत बेटर करते हैं हमारे लिए। जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं उससे पहले अगर हम एक बार रिवाइज कर लें, तो अलग ही प्रकार का हमारा माइंड सेट होता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। होपफुली आप इससे जवाब जरूर दे पाओगे। चलो पढ़िए।
देखो, जब आप थोड़ा बहुत जवाब दोगे तो मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता है यार मेरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम, लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है, उसके अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या होता है। यानी इन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है, यानी अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 2005 के अकॉर्डिंग स्कूलों में गणितीय शिक्षा जो है उसका क्या उद्देश्य है, यानी क्या उसका उद्देश्य हो सकता है कि स्कूलों में गणित पढ़ाने का क्या माध्यम है, क्यों पढ़ाई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। चलो, क्या उसका संख्या पद्धति का शिक्षण केवल संख्याओं को पढ़ते रहो यही उद्देश्य है, मतलब गणित का एकमात्र ही उद्देश्य केवल नंबर सीखते रहो आप 1 2 3 4 5 6 7 रटंती विद्या है। मैंने कई बार बताया हुआ है कि आपको रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करना, रटने वाली चीजें जानी। और गणित में तो आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तर्क संगत चीजें होती है ना, तो केवल संख्या ही पद्धति थोड़ी ना सीखते हो आप, है ना। मात्राओं के मापन केवल मात्रा ही सीखोगे, गणित का उद्देश्य केवल मात्राएं सीखना होता है। यह समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन, तर्कड़ा का विकास, गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं को हल करना, केवल गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं को हल करने की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। हमारे पास सी ऑप्शन एकदम बेटर लिखा हुआ है कि समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन, तर्कड़ा का विकास, यानी हमारे लिए उद्देश्य क्या होता है, गणित को पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि हमारे सामने कोई विवेचन, कोई प्रॉब्लम अगर आ भी गई है तब भी हम अपनी तर्क शक्ति के द्वारा जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब हमारे पास इतनी बुद्धि, हमारे पास इतना आईक्यू लेवल है, मैथमेटिक्स के द्वारा मतलब हम क्या करें, हम तर्क कर लेते हैं, विवेचन कर लेते हैं, अन्वेषण कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं उनके माध्यम से। मतलब हम क्या करते हैं, डिटेल में डिस्कशन कर पाते हैं, उनके बारे में सोच पाते हैं, बुद्धि लगा पाते हैं, तर्क करना। अब आपको पता है कि अमूर्त चिंतन जो होता है वो क्या होता है, मतलब लॉजिकल होता है। कैसा होता है, लॉजिकल होता है। मतलब मैथ का मतलब ही ये समझ रहे हो, है ना, कि लॉजिक जहां पे तर्क हो, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया। देखो, ये क्वेश्चन तो आप जरूर जवाब दे पाओगे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब जरूर दोगे। देखो, चाहे तो सीडीपी की बात करें और चाहे हम हिंदी की बात करें, अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी नहीं है, करी कुछ भी करा हो, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी अप्रोच डेवलप करी, मतलब आपको किस किस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो या किस बुक से आप पढ़ रहे हो, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। टाइम पास बिल्कुल मत किया करो। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो एग्जैक्ट वही पढ़ो जो पेपर में आ रहा है ना, गिनी चुनी चीजें। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो सब कुछ पढ़ो यार मेरे, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपको पहली बार में पास करना है सीटेट और एक ऐसे नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, पैटर्न बिल्कुल वही है, निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं वहां पे बढ़िया तरीके से, है ना। 150 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको, और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको जस्ट 82 मार्क्स लाने हैं। पासिंग के लिए कोई रैंकिंग नहीं होती यहाँ पे जो आप पास नहीं कर पाओगे, और एक टाइम पास कर लो आपको पूरी लाइफ टाइम वैलिडिटी है ना। सीटेट को पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, नवोदय विद्यालय में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इन चीजों को पता रखो, एक क्राइटेरिया फिक्स रखो, एक लाइन फिक्स रखो कि यार मुझे पता तो है कि मुझे चलना किस राह पे है, पता चले पढ़े जा रहे हो पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। मतलब ये चीजें मत किया करो यार मेरे। मैं कहने का मतलब है कि आपको अपनी डायरेक्शन रखो, अपना गोल तो रखो एटलीस्ट कि आपको करना क्या लाइफ में है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो और जवाब दो कि इसका आंसर क्या होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं किससे संबंधित होती हैं। लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट जो लिखे हुए हैं लाइक मोर, लेस, लॉन्ग, शॉर्ट, यानी इनके बारे में क्या मतलब है। मतलब इन्होंने बोला हुआ है कि मैथमेटिक्स में इसका क्या रोल है, क्या रोल है कि हम किसी को बोल देंगे कि मोर लेस है, मोर है, लेस है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, इन चीजों का क्या मतलब हो सकता है। देखो, जब आप मैथ में क्या पढ़ते हो, जैसे बात करें, लिखा हुआ है कि तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है, मतलब तुलना करने के लिए हम लंबा छोटा, ये तुलना करने के लिए हो सकता है मैथ में, है। ये कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे हो रही, इसकी कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने बोल दिया ना कि कॉन्सेप्ट पे जाओ यार मेरे, है। लिखा हुआ है कि विलोम शब्द है, क्या ये विलोम शब्द दिख रहे हैं आपको, है। विलोम शब्द के लिए गणित में इसका यूज किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सीधे शब्दों में अंग्रेजी के विशेषण है, इनकी कोई बात नहीं हो रही। महत्वपूर्ण अवधारणाएं पूर्व संख्याएं, मतलब इनको बोलते हैं पूर्व संख्याएं। क्या पूर्व संख्याएं, जैसे मान लीजिएगा हम खासकर पूर्व संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जब हम पढ़ते हैं तो मतलब इनके माध्यम से, जैसे आप जब इन चीजों को सिखाते हो, जब आप नंबर्स को सिखाते हो तो आप इन चीजों को बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। मान लीजिए बच्चा छोटा सा है, पहले आप उसको कैसे बताओगे कि कौन चीजें बड़ी है कौन चीजें छोटी है। मतलब आप उसको डिफाइन करे, कोई स्ट्रक्चर दिखा रहे हो, कुछ बता पा रहे हो कि ये चीजें बड़ी, जैसे आपने 5 पेंसिल दी, एक को 4
पेंसिल दी, एक को 2 पेंसिल दी, तो आप गिन के बता पा रहे हो कि इसके पास ज्यादा पेंसिल है, इसके पास कम पेंसिल है ना। 2 मार्कर दिए आपने, 2 पेन दिए, एक बड़ा वाला पेन दिया, एक छोटा वाला पेन दिया, आप बता पा रहे हो कि इसके पास बड़ा पेन है। आजकल तो लंबे लंबे पेन आ रहे हैं, देखे होंगे बच्चों के पास, देखे होंगे, तो आप बता पा रहे हो कि ये बड़ा पेन है और ये छोटा पेन है। मतलब ये जो अवधारणाएं हैं ये पूर्व संख्या होती है, प्री नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्री नंबर्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम छोटा बड़ा इन चीजों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ये हमारी मूलभूत अवधारणाएं हो सकती हैं इनके बारे में, है ना। तो हम जाएंगे फोर्थ के साथ में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात करी गई। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा पढ़िएगा और जवाब दीजिए कि यहां पे किसकी बात करी जा रही है। पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो पढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 को और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखो लिखा हुआ है कि कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। यहां पे किसकी बात करी जा रही है, कह रही है कि क्लासरूम है जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो अधिक जो मतलब कि हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, उनके कंपैरिजन में मैथ को कठिन क्यों समझते हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कक्षाई परिवेश है जहां पे विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, अन्य सब्जेक्ट की तुलना में मैथ को इतना क्यों समझते हैं कि वो मतलब कि मैथ को सोच के उनके हाव भाव खड़े हो जाते हैं कि यार मैथ में नहीं पढ़नी, मैथ बोरियत होती है। मतलब ऐसा क्यों है, वो मैथ को ही क्यों समझते हैं कि वो लॉजिकल क्यों कठिन है। चलिए आगे दिखाओ, गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पहलू है जो भय को बढ़ाएगा, डर को बढ़ाएगा कि वाकई में मैथ जो होती है वो कठिन होती है। चलो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हो कि गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। क्या केवल गणित में ही ज्ञान भंडार होता है? सब में नहीं होता, हिंदी में नहीं होता, इंग्लिश में नहीं होता, साइंस में नहीं होता। सब में एक लॉजिकल चीज, मतलब सब में जो होता है ज्ञान का एक विस्तृत भंडार होता है, केवल मैथ में थोड़ी ना, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल मैथ में ही ज्ञान भंडार इसलिए हम डरते हैं मैथ से। भाई मैथ में चीजें मान लीजिए इतनी एक्सरसाइज है इसलिए हम डर जाएं, ऐसा कोई रीजन हो सकता है? ऐसा तो बिल्कुल कोई रीजन नहीं है ना। गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता, यानी गणित जो होते हैं उसमें कई एक सवाल लगाते हैं, उसके कई आंसर आ जाते हैं, कभी गलत होगा कभी सही होगा, हमें पता नहीं चल पाता है। क्या इसलिए गणित कठिन है? मतलब गणित कठिन इसलिए हो रही कि उसके आंसर बहुत सारे आ रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये तो ऐसी बात तो हो नहीं सकती, है ना। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। ठीक, ये यहाँ पे बोला कि गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता। क्या ये डर है कि अलग अलग प्रणाली है गणित की, अलग अलग समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, क्या ये समस्या हो सकती है? नहीं भाई। देखो डी में लिखा हुआ है कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। देखो यहां पे एक बात लिखी गई है, हम इसके माध्यम से ही समझ सकते हैं कि अमूर्त का मतलब ही होता है लॉजिकल चीजें, तर्क संगत वाली चीजें, जिनके माध्यम से ही डर लगता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपको घुमा फिरा के 72 तरीके से दे दिया गया, आप तुरंत भाग जाओगे कि यार क्या दिमाग लगाना, फालतू में क्यों दिमाग खर्च कर रहे हो। समझ मेरी बात को। मतलब अमूर्त का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप का, जहां पे लॉजिक हो, तर्क हो, है ना। उसी चीज को देख के हम भाग जाते हैं कि यार मैथ कठिन है यार मेरे, है ना। तो हम जाएंगे फोर्थ के साथ में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात, देखो ये क्वेश्चन तो आप होपफुली जवाब जरूर दे पाओगे, बहुत ही इजी है और इसका आंसर तो आप जरूर दे पाओगे। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट, देखो जितने भी मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट हुए हैं, मतलब मैं कितनी बार बता सकता हूं कि आप प्रीवियस उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप मेरे थोड़े से सेशन देख लीजिएगा और पेपर देने के जाना और फिर आप मुझे बताना कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब सीटेट की बात करें चाहे यूपीटेट की बात करें, क्वेश्चन इतने ज्यादा रिपीट होते हैं और मैं उनको बार बार उठाता हूं जो हर स्टेट में रिपीट हुए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। अब गणितीय खगोल विज्ञान की अगर बात करें तो आपके माइंड में सबसे पहले आए होंगे आर्यभट्ट, क्योंकि इन्होंने भी बहुत काम किया है ना। गणित के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा काम किया आर्यभट्ट ने, और 99 पॉइंट क्या 90 मतलब 100% में 80% बच्चे जो होंगे वो आर्यभट्ट जवाब देंगे, लेकिन नहीं, ऑफिशियल आंसर के लिए में आर्यभट्ट है ही नहीं, है ना। ऑफिशियल आंसर के लिए बताया गया कि गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया है वो हमारे ना तो रामानुजम है और ना ही महावीर है और ना ही आर्यभट्ट है, वो हमारे हैं भास्कर। कौन? भास्कर। देखो थोड़ा सा जब मैंने ऑफिशियल आंसर की देखी तो मुझे भी थोड़ा ऑड लगा यार मेरे, है ना, क्योंकि आर्यभट्ट का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, ऐसा नहीं पॉपुलर ये नहीं, पॉपुलर ये भी है, लेकिन मैथ की बात करें तो आर्यभट्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है उनके क्षेत्र में, है ना। तो लेकिन ऑफिशियल में बोला गया है कि भास्कर है, तो हम ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग क्यों बनाए कुछ भी, है ना, क्योंकि नंबर तो आपको ही देना है, मैं क्यों अपने पास आंसर बता दूं यार मेरे। समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में किसकी बात करी जा रही है। चलो
पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं उसके बाद आपको बताने वाला हूं कि सीटेट जो हो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, इनके बारे में भी बात करेंगे। चलो सिलेबस का पैटर्न क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि एक आपकी स्ट्रैटेजी बन जाए, ताकि आप अच्छे वे में तैयारी कर सको और पहली बार में पास कर सको, है ना। ये सारी बातें आपको बताने वाला हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है, यानी कौन सी परिस्थिति जो है वो यह दर्शाएगी कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। मतलब कहां पे बच्चे एक्टिव हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि बच्चा जो है वो कहाँ पे एक्टिव है और ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, मतलब ज्ञान जो है वो सक्रिय अर्जित कर रहा है, खुद से अर्जित कर रहा है। कहाँ पे वो उपागम पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा सही है, जहां पे बच्चे जो होते हैं नॉलेज को बिल्ड कर रहे होते हैं, लिखा हुआ ना कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज ऑन देयर ओन, यानी खुद से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है। कक्षा का सर्वोत्तम छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रही है, यानी 2 एकम 2 2 दूना 4 ये करते रहो, एकदम बढ़िया नॉलेज इंक्रीज कर लोगे। ऐसा कभी हो सकता है, मतलब ये बचपन में हमको सिखा दिया गया, इतना सिखाया गया है 2 दूना 4 2 3 6 ऐसा जो भी है, तो हमें लगता है ये इजी है, लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो एक रोट मेमोराइजेशन, एक रटना हो गया ना, रटंत विद्या हो गई है ना। आप कॉन्सेप्ट को समझाओ भाई मेरे, तो आप पहाड़ों को जो टेबल है उनको रटने से हमारा नॉलेज बिल्ड नहीं होगा, समझ मेरी बात को। तो वहां से बच्चे खुद जो नॉलेज है उसको बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये तो रटना हो गया एक ना। बच्चे एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, मतलब बच्चे जो है एक साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं, बच्चे एक बोल रहा है 2 1 कम 2, सारे क्लास में बोल रहे 2 1 कम 2, तो इससे नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, इससे नॉलेज बढ़ रहा है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हो रहे हैं यहाँ पे, ये तो रटना हो गया ये भी, है ना। और रटना जहां पे वहां पे जाने ही नहीं है, आपको लिखा हुआ है कि बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं की ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। देखो यहाँ पे एकदम बढ़िया बात बोली गई है कि ऑप्शन नंबर 3 में बोला गया है कि बच्चे जो हैं वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर रहे हैं, मतलब उनको कई सारी आयताकार सारणियां दी गई हैं या संख्याओं के ग्रिड दिए गए हैं, जिनमें जिनको आप वो हाथों से यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल करके समझ पा रहे हैं कि ये नंबर कितने हैं, ये संख्याएं कितनी है, जोड़ जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब कि एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, समझ समझ के कर रहे हैं, तो यहां से उनका नॉलेज बिल्ड हो रहा है। यहां से वो जब खुद से कर रहे हैं चीजें, लिखा हुआ है कि अपने हाथ से चीजों को यूज कर पा रहे हैं, तो वहां पे उनकी एक समझ डेवलप हो पा रही है, मतलब उनकी एक अप्रोच डेवलप हो पा रही है ना। फिर भी देख लीजिए लिखा हुआ है 4th में, शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पढ़े लिखे हैं, वो बच्चे उनको पूरा कर पा रहे हैं। भाई अगर अधूरे लिख दिए गए, बच्चे ने क्या ने पूरा कर दिया, तो कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो नहीं लगाएगा बच्चा आके, है ना, उसे याद होगा वो लिख देगा आके, है ना। तो हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट है, जहां पे बच्चे खुद से खोज कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, चीजों को खुद से प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि क्या बात करी जा रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अ टीचर यूजेस रोल प्ले मेथड, यानी लिखा हुआ है कि एक अध्यापक या एक अध्यापिका जो है वो क्या कर रही है, शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निभा रही है, उपयोग कर रही है। तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, रोल प्ले का मतलब क्या है, क्या ये बच्चों को व्यस्त रखना चाहती हैं, क्या विचारों का बहिर्वेशन करना चाहती हैं, बच्चों का मनोरंजन करना चाहती हैं, या अनुशासन बनाए रखना चाहती हैं, किसकी बात। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि एक शिक्षिका जो होती है वो कक्षा में रोल प्ले की भूमिका अदा कर रही है। तो रोल प्ले का मतलब मनोरंजन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, रोल प्ले का मतलब अनुशासन बनाए तो बिल्कुल नहीं होता, रोल प्ले का मतलब बच्चों को व्यस्त रखना नहीं, बच्चों का बहिर्वेशन का मतलब है बच्चे डिफरेंट टाइप से सोच सके। रोल देखो एक आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लीजिएगा एक नाटक है, एक एकांकी है, क्लासरूम में आपने 4 पात्रों को खड़ा किया, जहां पे चारों बच्चों को आपने अलग अलग कैरेक्टर दिए हुए हैं और वो अपनी अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। ऐसे में मौखिक भाषा का भी बहुत ज्यादा विकास होता है, हिंदी पैडोलॉजी में भी कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, समझ मेरी बात को। तो रोल प्ले ये होता है जहां पे विचारों का बहिर्वेशन, यानी डिफरेंट टाइप से बच्चा अपने एक्सप्रेशन, अपनी बातों को बोल पाता है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सातों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि सीटेट का पैटर्न कुछ चेंज हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि खाली मूली में बवाल बना हुआ है। चलिए, और आउट ऑफ 7 आपने कितनी सही की वो तो आप मुझे जरूर बता के जाना कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरी भी एक अप्रोच डेवलप हो कि आप कितना समझ पा रहे हो। चलो बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम की कि कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो पढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। देखो
अगर हम सीटेट की बात करें, सीटेट एग्जाम की बात करें, तो आपको पता है कि सीटेट का पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि पैटर्न पेपर जो होता है वो पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। एक प्राइमरी, एक सेकंड, मतलब एक प्राइमरी होगा जो 1 to 5 के लिए होता है, एक जूनियर के लिए होता है जो 6 to 8 के लिए होता है ना? आपको ये बातें पता है। प्राइमरी के लिए आपको पता है वो क्राइटेरिया तो आपको पता होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता होगा। अगर प्राइमरी में जो क्या हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो हो कोई ना डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे मान लीजिए डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए। और अगर आप जूनियर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में बीएड डिग्री होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट इतना कर रहे हैं कि जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड सेमेस्टर में है, या हमने एडमिशन लिया है, क्या हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तो मैं आपको पहले बता दूं कि सीटेट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कोई मार्कशीट नहीं लगती मेरे भाई। बार बार ये कमेंट मत किया करो, है ना? वहां पे केवल कोई मार्कशीट लगती नहीं, केवल आपको ये पूछा जाता है कि आप कर रहे हो, बस। किसी भी सेमेस्टर में हो, डजंट मैटर, मैटर ही नहीं करता, है ना? इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं देखो पैटर्न की। पैटर्न बिल्कुल सेम है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे पहले होता था एग्जाम, सेम वैसे होता है। मोड की बात करें तो मोड भी वही है, नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। 2.5 घंटे का टाइम है। परिवर्तन केवल एक ही हुआ है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन पूछने जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दें, क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया गया, भले ही जितना कि ऑफिशियल में बार बार दिख रहा है। बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, नाम मात्र का भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, आप इतने दिनों से वेट कर रहे हो इसका नोटिफिकेशन का कि सीटेट का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो इन्होंने बार बार बोल रहे थे कि अगस्त में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब सितंबर चल रहा है, आज 3 सितंबर, सॉरी 2 सितंबर हो भी गया है, तो इन्होंने बोला कि 10 तारीख तक आ जाएगा। पेट एग्जाम जो होने जा रहा है 7 तारीख को, उससे पहले नहीं आके लेकिन उसके बाद तो आ ही जाएगा। 10 तारीख तक इन्होंने बोला हुआ है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी आप अभी से करिए ताकि एक अप्रोच आपकी डेवलप हो जाए और आप अच्छा खासा एक स्कोर कर पाओगे, है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट रहेगा वो मुझे कमेंट करो, हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, ये मेरा वादा है आपका, है ना? और जो भी डाउट रहेगा वो कहीं पे समझ में ना आया हो तब भी आप मुझे कमेंट करो, हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से उठा लेंगे, है ना? मिलते फिर नई वीडियो में, नई आशा और मिसाल में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मजेदार तरीके से, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। टाइम वेस्ट करने के लिए लाखों लोग हैं, फॉर्म इतनी संख्या में पढ़ते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और पासिंग केवल 20 से 14 से 15% ही जा रहा है। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप तैयारी बढ़िया करिए। थैंक यू सो मच।